जय हिंद दोस्तों। आज हम ALP, RPF SI टेक्नीशियन, RRB JEE जिनकी परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर के महीने में होने वाली हैं, उनके लिए साइंस का जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसमें आज बायोलॉजी के अंतर्गत सेल चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं, यानी कि कोशिका का अध्ययन करेंगे आज हम। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं किसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सेल्स का अध्ययन कर रहे हैं। देखते हैं कोशिका विज्ञान। बात हम करें कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी कहते हैं किसी कोशिका के अध्ययन को। सबसे पहले हम बात करेंगे जीव द्रव की। जीव द्रव क्या है? यह मटमैले यानी कि ग्रे रंग का लचदार अर्धपारदर्शक और गाढ़ा पदार्थ है। ये जेलीनुमा, जैसे जेल होती है उस टाइप का होता है। कैसा? जेलीनुमा, जेलीनुमा। और ये चिपचिपा सा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा, चिपचिपा सा होता है। इसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। जल की मात्रा के अनुसार ये इसका घनत्व घटता और बढ़ता रहता है। लगभग जल का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो इसका घनत्व इससे अधिक ही होता है, लेकिन जल की मात्रा के अनुसार ये घटता बढ़ता रहता है। ये कैसा है? चिपचिपा है, जेलीनुमा है, ग्रे रंग है इसका, पारदर्शक और गाढ़ा। जीव द्रव के ये गुण हैं। जीव द्रव कार्बनिक पदार्थों और अकार्बनिक पदार्थों तथा जल इत्यादि का मिश्रण होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ का रेशियो 81:19 रहता है। कितना रहता है? 81:19। अगर हम बात करें जीव द्रव को, सबसे पहले 1771 में जीवित कोशिका में कोल्टी ने देखा था। सबसे पहले किसने देखा था? कोल्टी ने 1771 में जीवित कोशिका में देखा था। इसे 1835 में डार्विन ने शारकोड की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी? शारकोड की। और इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था 1840 में। क्या किया? इसका नामकरण किया था। आगे बढ़ते हैं। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। क्या बताया? जीवन का भौतिक आधार। किसने बताया? हक्सले ने बताया। किसे बताया? जीव द्रव को। आगे हम चर्चा करें तो दोस्तों, जीव द्रव में जल की जो औसत मात्रा है वो लगभग 65% से 75% तक होती है। वहीं पादप कोशिकाओं में जो जीव द्रव है उसमें जल की मात्रा 90% तक होती है। पादप में कितनी होती है? 90% तक होती है। आगे हम चर्चा करें, इसमें जितने भी पदार्थ हैं उनमें से लगभग 95%
ये वाले पदार्थ हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की इसमें 62% मात्रा होती है, कार्बन की 20% और हाइड्रोजन की 10%, नाइट्रोजन की 3%। तो ये चारों पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं उनमें से 95% इन्हीं की इसमें मात्रा है। कोशिका में जीव द्रव दो तरह से पाया जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसे कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। तो जीव द्रव है, वो जीव द्रव केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में यहाँ भरा रहता है और इस केंद्रक में भी, केंद्रक के अंदर भी भरा रहता है। तो जो ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जीव द्रव भरा रहता है, इसे हम कहते हैं कोशिका जीव द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका जीव द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर इसमें ये भरा है, इसी कहते हैं केंद्रक जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कोशिका में दो तरह से भरा रहता है, केंद्रक जीव द्रव्य, कोशिका जीव द्रव्य। कोशिका जीव द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच यहाँ ये रहता है और केंद्रक केंद्रक के अंदर रहता है। तो हमने जीव द्रव्य के बारे में अध्ययन किया। अब हम चलते हैं कोशिका की ओर, यानी कि सेल की ओर चलते हैं। किसकी ओर? सेल की ओर। तो दोस्तों, सेल ग्रीक, ये है ग्रीक भाषा के शब्द सेलुला से आया है। सेल किससे आया है? सेलुला। ये ग्रीक भाषा का शब्द है सेलुला, इससे क्या आया है? सेल। सेल क्या है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। इसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो सेल्स हमारे जो बॉडी है उसकी सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सेल। कई सेलों से मिलकर बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। और कई टिश्यूओं से मिलकर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव। ऑर्गेनिज्म यह है सेल। ऊतक कई सेलों से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। टिश्यू कई टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन, यानी कि अंग। कई अंगों से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, यानी कि जीव बनता है। इसकी हम तुलना किससे कर सकते हैं? जैसे कि ये ईंट है, सेल, मकान बना रहे हैं हम, ईंट, सबसे छोटी इकाई ईंट है, तो इसे सेल समझ सकते हैं। कई ईंटों से मिलकर क्या बनेगी? दीवार। तो दीवार की तुलना किससे? टिश्यू की तुलना किससे? दीवार से। और दीवारों से मिलकर क्या बनता है? कमरा। तो कमरा, ऑर्गन की तुलना किससे? कमरे से। और कई कमरों से मिलकर क्या बन जाता है? मकान। मकान बन जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा। तो सेल सबसे छोटी इकाई है किसकी? हमारी बॉडी की। सेल की सबसे पहले खोज किसने की? इस चीज़ को हम समझते हैं। सेल के बारे में किसने बताया सबसे पहले? तो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? मृत कोशिका की सबसे पहले खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन कोशिका कैसी थी? वो मृत थी। जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। ये 1665 में मृत और ये जीवित 1674 में। किसने की? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है ऑस्ट्रिच के एग की, शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी है? ऑस्ट्रिच एग,
यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी है। इसका जो डाया है यानी कि व्यास है वो 170 mm से 170 mm इंटू 135 mm है। दोस्तों सबसे छोटी कोशिका है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको माइकोप्लाज्मा और किस नाम से जानते हैं, इसको माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। कौन सी है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी लंबी? तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कोशिका। ये 3 से 3.5 फीट तक लंबी होती है। अगर हम बात करें सबसे छोटी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी है RBC। क्या है? RBC कोशिका। टोटल मनुष्य के शरीर में लगभग कोशिकाओं की संख्या है 60 × 10⁻15 सेल्स। लगभग इतनी सेल्स हैं मनुष्य के शरीर में, 60 × 10⁻15। RBC का जो एवरेज व्यास है, डाया है, वो 7.2 म्यू इतना है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका ओव्यूम यानी कि अंडाणु है, और सबसे छोटी स्पर्म यानी कि शुक्राणु है। आगे हम बात करें, अब हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत 1838-39 में 2 वैज्ञानिक हुए। एक थे वनस्पति शास्त्री। कौन थे? वनस्पति शास्त्री। और दूसरे हैं प्राणी शास्त्री। तो वनस्पति शास्त्री हैं शिलाइडेन और प्राणी शास्त्री हैं स्वान। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया। इसमें क्या बताया? इस सिद्धांत में बताया प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यानी कि जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति किससे है? एक कोशिका से है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे कि आपका अमीबा है, उसमें तो एक कोशिका होती है। हमारा जो मनुष्य है उसकी बॉडी है, उसमें अनेक कोशिकाएं हैं। तो बॉडी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, तथापि सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका स्वतंत्र इकाई है, लेकिन ये मिलकर, कई कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? एक जीव का निर्माण करती हैं। कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसमें केंद्रक निर्माणकर्ता की भूमिका निभाता है। ये कोशिका सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम बात करेंगे पादप कोशिका और आपकी जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो आपका जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है, और ये किसकी बनी होती है? ये होती है सेल्यूलोज की। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये किस में होती है? पादप कोशिका में होती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होती। लवक
पादप कोशिका में लवक होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। रिक्तिका इसमें विकसित होती हैं। कैसी होती हैं? विकसित। इसमें या तो जंतु में होती नहीं है या होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। तारकाएँ, इसमें तारकाएँ नहीं होती हैं, पादप कोशिका में इसमें होते हैं। ये सारी बातें हम आगे जानेंगे। कोशिका भित्ति क्या है, लवक क्या है, रिक्तिका क्या है, अभी हम इनमें डिफरेंस बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस जानते हैं। ये हम सब डिटेल में जानेंगे, आगे जानेंगे। अभी हम इसका डिफरेंस बता रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की, किसकी? सेल्यूलोज की होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अल्प विकसित होता है और इसमें होता है विकसित, पूर्ण विकसित। इसमें यूकैरियोटिक में विकसित होता है। इसमें झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली इसमें होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, इसमें होती है। लगभग यूकैरियोटिक कोशिका में सारी चीज़ें होती हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं, इसमें कम होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। इसी तरह से आगे हम बात करें गोल्जी काय की, तो इसमें गोल्जी काय नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में होता है। इसमें केंद्रक भी नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें लिंग प्रजनन भी नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें कोशिका विभाजन असूत्री, ये सारी बातें हम डिटेल में भी जानेंगे आगे। असूत्री और इसमें अर्धसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री, समसूत्री दोनों तरह से होता है। अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो इसमें किसमें? यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। इसमें DNA एक कुंडली का होता है, एक कुंडली का DNA होता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें 2 कुंडली, इसमें होता है यूकैरियोटिक में 2 कुंडली। इसमें कशाभिका केवल एक तंतु की होती है, एक तंतु की, और यूकैरियोटिक में 11 तंतु की। श्वसन, प्रोकैरियोटिक में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा झिल्ली, और इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ठीक है दोस्तों। इसमें प्रकाश संश्लेषण थैलाक्वाइड द्वारा होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट, यूकैरियोटिक में किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में लाइसोसोम होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमने कोशिका के संबंध में जाना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।